भागलपुर के एक नर्सिंग होम में एक सेवानिवृत्त फौजी का इलाज के दौरान मौत हो गया। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देख स्थानीय थाना अपने पुलिस बल के साथ नर्सिंग होम पहुंची और मामले को शांत कराया गया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आईसीयू में भर्ती रोगी जब बाथरूम गया वहां उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आईसीयू में तैनात नर्स एवं कंपाउंडर द्वारा रोगी को बेड पर लिटाकर ट्रीटमेंट शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फौजी हार्ट संबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रसित था, जहां नर्सिंग होम में 2 दिन पूर्व इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि उनके फेफड़े में खून का थक्का जम गया था, साथ ही उनका पल्स रेट काफी बढ़ा हुआ था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। जबकि परिजनों द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधक द्वारा सारे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए बेहतर इलाज होने की बात कही। बता दें, मृतक नाथनगर सरदारपुर के भोला यादव हैं, जो आर्मी से रिटायर होकर मधेपुरा एसबीआई में बतौर गार्ड के पद पर कार्यरत थे। उसमें बोला ट्रीटमेंट चल रहा है, जो 5 बजे ये वेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग चला आए, नीचे आया गया। नीचे आने के बाद बोलता है 10-20 मिनट के बाद आपका पेशेंट खत्म हो गया। रिसेप्शन पे जो पूछे डॉक्टर के बारे में क्या बताया? डॉक्टर नहीं है यहाँ, डॉक्टर बाहर गए हुए बोल रहा है कि यहाँ डॉक्टर है ही नहीं है। किसके भरोसे पे हम तो डॉक्टर के भरोसे। डॉक्टर था यहाँ डॉक्टर नहीं है सर, अब ये भी नहीं है। तो हम लोग तो वेट करने आए ना। कौन लगते हैं वो आपको? भाई लगता है हमको। क्या लगता है कैसे हुआ ये? चचेरा भाई है हमको। क्या घटना कैसे हुआ, क्या हुआ? लापरवाही सर, वो गिर गया बाथरूम में। आईसीयू में था? आईसीयू में था। कौन आपका भाई है? चचेरा भाई है अपने। क्या करते थे? नौकरी करता है सर एसबीआई में। यहाँ पे एक बोला कि जो काउंटर पे बैठते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ पैसा जमा करना होगा पहले। तो बोले कितना? तो वो बोला 22,300 रुपया जमा करना पड़ेगा। ठीक, तो 15,000 मतलब 15,000 दवाई उसका खर्चा दिए थे बेड का, और 7,500 रुपया का दवाई लिए थे। ठीक, उसके बाद जो है कि इन्होंने जिसको हम कार्ड दिए, उन्होंने 2,25,000 रुपया डाल दिया, जो उनका बिल 22,300 हो रहा था। इन बात पे मैंने बोला तो हमसे उस दिन उलझ गए थे। उसके बाद जब हम 2 दिन से रात में यहाँ मामा का देख रेख कर रहे थे, तो वो ठीक थे। आज सवेरे 4 बजे हम सुबह घर चले गए। उनके बाद मेरे पापा सब आए देखने के लिए, वो भी यहाँ पे देखे तो ठीक थे। तो यही कुछ बीच में निकल गए सब वहाँ से। उसके बाद बाथरूम में मतलब बाथरूम अकेले चले गए, तो वो गिर गए बाथरूम में। क्या आईसीयू में था वो? आईसीयू का ये मतलब नहीं कि आप पेशेंट को अकेले छोड़ दीजिए। वो मेरे बड़े मामा हुए। ठीक, हाँ, ये लापरवाही है डॉक्टर का। आप जब मुझे पैसा भी मांगे, हम पैसा भी देने के लिए आए। आप अगर नहीं सफरता तो हमको जवाब दे देते कि नहीं सफरेगा, हम दूसरे जगह ले जाओ। मेरा नाम हुआ चिट्टू कुमार यादव, घर हुआ बाबूपुर। ऐसा कुछ नहीं है, आरोप सारा एकदम गलत है, एकदम बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ऑलरेडी सब कुछ कैमरा से, ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सब कुछ देखते हैं। पेशेंट का मॉनिटर में सब कुछ देखते हैं। पेशेंट के साथ क्या एक्टिविटी होता है नहीं होता है, सारा सब कुछ देखते हैं। ऑलरेडी हमारे पास आरओएमओ अवेलेबल है, आरओएमओ हमेशा अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। ऐसा सारा सर ये गलत बात है। पेशेंट का स्थिति बहुत गंभीर था। पेशेंट शुरू में जब यहाँ पे आए थे उस समय बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। ऑलरेडी किसी चीज़ की गारंटी है ना, आपकी गारंटी ना हमारी गारंटी है। ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया था पहले से ही कि रोगी बहुत ही सीरियस कंडीशन में, कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं, किसी का कोई गारंटी हो, किसी का गारंटी है क्या? नहीं है गारंटी। ऑलरेडी पहले से ही बता गया था। उनका पूरे तरीके से उनका फेफड़ा पूरा एकदम डैमेज था पूरी तरीके से। बाथरूम जब वो गए तो उस समय जब बाथरूम जाने के दरमियान वो जब जोड़ लगाने के दरमियान उनको उसी समय कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो कि जोड़ नहीं लगाना मना था, जो कि बता दिया गया था ऑलरेडी पहले से ही। हमारा स्टाफ भी गया था उस समय ही, वो जोड़ लगाए उस समय ही उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। साथ में 2 स्टाफ थे हमारे। परिजनों को सीसीटीवी दिखाया गया था? हाँ, परिजनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया था? उन परिजनों को उनका ये आरोप था कि सीसीटीवी फुटेज में कि मेरा पेशेंट को ऐसा वैसा हो गया है। आपके द्वारा दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? जो भी हुआ, जो भी दिखाया गया, ठीक है। दिखाने के बाद उनका आरोप था ये कि ना मेरा पेशेंट को है ना मेरा गिर के ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
भागलपुर के नौगछिया से एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी सामने आई है। इस प्रेम कहानी में प्रेम की प्रतिद्वंदिता में लड़की के दूसरे प्रेमी ने ही अंकुश की जान ले ली। नौगछिया पुलिस जिला से नौगछिया थाना क्षेत्र में बीते रविवार को टोटो चालक हत्याकांड का नौगछिया पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया, जिसको लेकर बुधवार देर शाम नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार के समय करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गोपाल गौशाला के पीछे मकई के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव है, जिसकी पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के मखतकिया निवासी सुबोध सिंह के पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। जिसके बाद नौगछिया थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से मिले साक्ष्य से पता चला कि मृतक अंकुश कुमार एवं सुजीत कुमार उर्फ बोका दोनों का एक ही लड़की से प्रेम संबंध था। साथ ही मृतक के द्वारा सुजीत कुमार उर्फ बोका एवं लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया था। साथ ही मृतक द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। मृतक अंकुश कुमार ने सुजीत कुमार उर्फ बोका से 2000 रुपये उधार लिए थे, जिसे कई बार मांगने पर वापस नहीं किया तथा मृतक अंकुश कुमार द्वारा पैसा बकाया होने की बात से साफ इनकार किया। इन्हीं सब कारणों से सुजीत कुमार उर्फ बोका ने अपने 2 अन्य साथियों धोनी कुमार व राजेश कुमार उर्फ भूपी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से शनिवार को ही शाम में पार्टी करने का बहाना बनाकर मृतक अंकुश कुमार को बुलाया। मृतक अंकुश कुमार के टोटो पर सभी सवार होकर मखतकिया से गौशाला होकर बिहार में गए और चारों मिलकर बैठक कर शराब पार्टी की तथा पूर्व योजना अनुसार अंकुश कुमार को पकड़कर नाक मुंह दबाकर हत्या कर दिया गया एवं सबको मकई के खेत में फेंक दिया गया। मृतक अंकुश कुमार के क्षतिग्रस्त मोबाइल को एवं हत्या में प्रयोग किए गए गमछा को जले हुए अवशेष को पकड़ाए अभियुक्त की निशानदेही पर बताए अनुसार खेत से बरामद कर लिया गया है। और एक सूचना प्राप्त हुई थी 12 तारीख को 12/2/2023 की सुबह में कि गौशाला है यहाँ पर, उसके पीछे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्क्षण यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर भारत भूषण अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। डेड बॉडी की पहचान हुई कि वो अंकुश नाम का लड़का है जिसकी उम्र 16 बरस है और ये मखतकिया का रहने वाला है। सबको देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि नाक मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, तो जख्म का थोड़ा बहुत हम लोग को आशंका लग रहा था। तो डेड बॉडी मिलने के बाद में तत्क्षण एसपी साहब के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन होता है। हालांकि पीओ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और उनकी मांग थी कि बड़ी पदाधिकारी को बुलाया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब के पहुंचने के थोड़ी देर बाद हम भी पहुंच गए थे, लोगों को समझा बुझा करके, और उनको प्रॉमिस किया गया था कि जल्दी से जल्दी इस घटने का उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो गठित जो टीम थी एसपी साहब के द्वारा, उसके द्वारा बेहतरीन काम किया गया है। और अभी 12 तारीख की घटना है, आज 15 तारीख है। लगभग 72 घंटे से पहले हम लोगों ने इस घटना को सफल उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी जो विधि विरुद्ध बालक हैं, तीनों की अरेस्टिंग हो गई है। और जो मृतक हैं उनका मोबाइल अपराधियों के द्वारा कुचल करके गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था, तो उनके बताए अनुसार वो भी बरामद कर लिया गया है। और घटना जो है उनको नाक मुंह और गले में गमछी से दबा करके स्ट्रैंगुलेशन करके इनकी मृत्यु कारित की गई थी। तो गमछी को इन्होंने जलाया था और जलाए हुए भाग को भी हम लोग बरामद किए हैं, जिसको एफएसएल में भेजकर उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। टूटी हुई मोबाइल बरामद हो गई है। और घटना का कारण ये है कि ये लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला है। एक लड़की है जिसका नाम नहीं बताएंगे, तो 2-3 लड़के उसके साथ प्रेम प्रसंग में थे। और जो इनको अपराधियों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतक के द्वारा उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया था और उस वीडियो को हरदम वायरल करने की धमकी दी जाती थी। लड़की का और जो बाकी अपराधकर्मी हैं उनमें से किसी का वीडियो बनाया गया था और जो ये मृतक हैं इनके द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये बताते हैं कि वीडियो मुझे दिखाया नहीं, लेकिन ये हरदम धमकी देता था कि हम वायरल कर देंगे। तो इसके आधार पर जो इनके ही जो मृतक हैं इनके ही परिवार के एक लड़का है जिसका नाम है सुजीत कुमार। तो इन्होंने प्लान बनाया अपने बाकी 2 मित्रों के साथ में कि इसकी आज हत्या कर दी जाए। प्लान के अनुसार ये लोग एक साथ मृतक के ही ऑटो से जाते हैं सुनसान जगह पे। वहाँ पर जो ये लोग बता रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि शराब इन्होंने पिया है। इसको हाथ मुंह से दबाए और
कुछ लड़के गर्दन में गमछी लगा करके भी दबाए हैं। तो बाकी तो क्या इंजरी है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इनका जो कन्फेशन है उसके आधार पर गमछी से गला दबाया गया और कुछ लड़के नाक मुंह दबा करके भी इनकी हत्या कर दी। आँख जो कुछ पे जख्म है, आँख क्या वो जो इनका गर्दन जो दबाने के प्रयास किए होंगे तो हो सकता है कि मृतक के द्वारा जो विरोध किया गया उसके वजह से उनका जख्म लगा होगा। हालांकि हम लोग जब डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किए थे तो उसमें मिट्टी उट्टी लगा हुआ था चेहरे पर, तो इसे प्रतीत होता था कि थोड़ा संघर्ष किया गया है, लेकिन ये 3 लड़के थे और वो अकेला था तो उसकी मृत्यु कार्य ये लोग करते। परिवार में जो सुजीत है क्या इसका संबंध है, किस तरह का परिवार है? ये तो लड़का मतलब इनके जो फादर हैं एक साधारण परिवार के ही हैं और ये 2 भाई हैं, एक भाई दुकान चलाते हैं और ये टोटो चलाते थे, तो यही छोटा मोटा इनका व्यवसाय है। और मारने वाले लड़के भी इनके आस पड़ोस के ही हैं, मक्खा तकिया के ही तीनों हैं, एक तो इनके गोतिया ही के हैं। क्या नाम है? तीनों का नाम है, एक तो सुजीत कुमार उर्फ बौका इसको बोलते हैं, दूसरा धोनी कुमार पेसर अजय सिंह हैं, तीसरा राजेश कुमार उर्फ भुप्पी हैं, तीनों हैं मक्खा तकिया के मारने वाले। तीनों नाबालिग बताया जा रहा है? तीनों नाबालिग हैं। सर 72 घंटे के अंदर में उद्भेदन हो गया, कितनी बड़ी उपलब्धि है नगोशिया पुलिस की? हमारे लिए तो एक अच्छा उपलब्धि मानेंगे, बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा उपलब्धि है कि तत्परता से इसको हम लोगों ने उद्भेदन कर दिया है। हमारे लिए टफ इसलिए था कि जो FIR किया गया था वो दूसरे लोगों पर किया गया था, तो हमारा उधर भी ध्यान था कि उससे कोई लेना देना है कि नहीं। उसमें भी कई लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लेके पूछताछ किया, लेकिन बयान लेने के आधार पर हमको लगा कि नहीं ये घटना लगता है कि मिसगाइड करने के लिए किया गया है। हो सकता है परिजन को इस बात की जानकारी नहीं हो, क्योंकि मृतक का कुछ दिन पहले मोबाइल को लेकर के विवाद हुआ था, उसको वो लोग आधार मान करके FIR किए थे, लेकिन जब हम लोग टेक्निकल सर्विलांस इनके मोबाइल का और नंबर्स वगैरह का किए तो पता चलता है कि नहीं, घटना के दिन जब ये गायब थे उससे पहले कुछ लोगों का इनके साथ काफ़ी बातचीत हुई थी। वो लोग कौन थे इस बात की जानकारी हुई, जब परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है, तो उसी के आधार पर उद्भेदन किया गया। वीडियो यही लड़का बनाया था सर? वीडियो अभी तक हम लोगों के पास प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अपराधकर्मी जो हैं विधि विरुद्ध बालक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वो हरदम इस बात को लेकर के धमकी देता था कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो एक्चुअल में बना भी है कि नहीं वो हम लोग देख नहीं पाए हैं अभी तक। उसी के डर से हत्या कर देंगे? हाँ, उसी के भय से कि कहीं मेरी बदनामी नहीं हो जाए, लड़की की बदनामी नहीं हो जाए, उस भय से इन्होंने हत्या कर दिया है। लड़की यहाँ मक्के की तो ये लोग बता रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि शराब इन्होंने पिया है और शराब पीने के बाद में उस लड़के को मुंह नाक दबा करके उनकी हत्या कर देते हैं, डेड बॉडी को वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ से टोटो वहीं छोड़ दिया जाता है और खेता खेती ये लोग अपने घर चले जाते हैं। साक्ष्य मिटाने का भरसक प्रयास किए, लेकिन जब हम लोग मृतक के और भी टेक्निकल सर्विलांस जब करते हैं तो कुछ इंडिकेशन मिलता है, कुछ पब्लिक इनपुट भी हम लोगों को प्राप्त होती है, जिसमें यह सामने आता है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। हालांकि मृतक के परिजन के द्वारा दूसरे मामला को लेकर FIR दर्ज कराया गया था, उसमें दूसरे लोगों को नामित किया गया था, लेकिन अनुसंधान में ये आया कि जिनको नाम दिया गया है वो निर्दोष हैं और इस घटना के पीछे कुछ और कहानी है। तो 72 घंटा के अंदर ही और तकनीकी और मैनुअल दोनों सोर्स के आधार पर सफल उद्भेदन इसका कर लिया गया। नगर निगम के प्रसाल में सभी वार्डों के वार्ड पार्षद के साथ नगर आयुक्त, मेयर व डिप्टी मेयर के सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में भागलपुर के सभी वार्डों की परेशानियों को साझा किया गया। साथ ही साथ मुख्य रूप से भागलपुर में जल जमाव, बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी, साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि सभी पार्षदों की परेशानियों को गौर से सुना गया है, जल्द ही उस पर हम लोग हर एक बिंदु पर अमल करेंगे और जल्द हमारा भागलपुर शहर स्मार्ट और स्वच्छ बनेगा। उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि जमीनी परेशानियां हर वार्डों में है, उसे जमीनी स्तर पर काम करके ही सुलझाया जा सकता है। जल्द से जल्द सुलझाने की पहल के लिए बैठक की गई है। उम्मीद है जल्द अपना भागलपुर शहर हरा भरा और स्वच्छ होगा। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम प्रशासन की ओर से जितनी भी योजनाएं व राशि है उसके लिए नगर निगम प्रशासन हर समय मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों के साथ तैयार है। बैठक के दौरान नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा
लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावा सभी वार्डों के वार्ड पार्षद उपस्थित थे। गौरतलब है कि यह बैठक सभी पार्षदों की पहली बैठक थी। वहीं पार्षद मोंटी जोशी ने कहा कि हमारा शहर कागज पर स्मार्ट तो बन गया है, उसे जमीनी स्तर पर स्मार्ट बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर नगर निगम प्रसाल में अहम बैठक रखी गई थी। यह बैठक तकरीबन 8 घंटे तक चली। आज नए सत्र की नगर निगम भागलपुर की पहली बैठक हुई, जिस बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास की योजनाओं को लेकर अपना अपना प्रस्ताव दिया है, जिस पर नगर आयुक्त, मेयर और उप महापौर ने मिलकर सभी के विषय को खूब अच्छे से सुना है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए आज ये बैठक हुई है। मैंने भी अपने वार्ड के सभी विषयों 27 मुद्दे मैंने अपने वार्ड के लिए रखे थे और सभी पार्षदों ने अपने अपने मुद्दे रखकर, और मुझे ये आशा है कि आज की बैठक जो है मील का पत्थर साबित होगी और भागलपुर का सर्वांगीण विकास होगा। इस नाते आज की इस बैठक के लिए मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त एवं सभी 51 पार्षदों को सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? सबसे ज़्यादा शहर में समस्या सफाई और पानी, स्ट्रीट लाइट की सबसे ज़्यादा समस्या है, और जो जल जमाव की पूरे भागलपुर में समस्या है, जो नाले की उगाही है, वो बरसात के पहले नाले की उगाही कैसे हो जाए, इस पर हम लोग एक रोड मैप बनाने के प्रयास सभी के मिल के हो रहा है मेयर महोदया के साथ। मुझे लगता है कि जो लगभग सारी समस्याएं आ गई है और मेयर और डिप्टी मेयर साहब और नगर आयुक्त ने पूर्ण भरोसा हम पार्षदों को दिलाया है कि भागलपुर का सर्वांगीण विकास होगा। जो भी समस्याएं आई हैं उन सारी समस्याओं का निदान सभी पार्षदों और नगर निगम के सभी कर्मचारियों, पदाधिकारियों के सहयोग से। शहर स्मार्ट बने, उसके लिए क्या? शहर स्मार्ट पहले से कागजों में स्मार्ट हो चुका है। अब स्मार्ट सिटी धरातल पर उतारने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी और भागलपुर नगर निगम संयुक्त रूप से भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में लगा हुआ। और आप देख रहे हैं कि पहले स्मार्ट सिटी का काम नहीं चल रहा था। अब आप देख सकते हैं कि संडिस कंपाउंड से लेकर जितने भी वार्ड स्मार्ट सिटी के लिए चिन्हित किए गए हैं, उन वार्डों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छे से सफलीभूत होने वाला है। भागलपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत सभी वार्डों के पार्षद इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी कार्य चल रहे हैं उन पर तेजी लाया जाए और जहां काम नहीं हो रहा है उसे भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। मेयर ने सभी पार्षदों पर नकेल कसते हुए कहा कि किसी भी वार्ड में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो मेरे संज्ञान में नहीं आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सभी कार्यों के तहत पार्षदों को खुद निरीक्षण करने की भी बात कही। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बैठक के दौरान सभी पार्षदों से फिर से अपील करते हुए कहा कि बैठक में जो जिस वार्ड के पार्षद हैं वही इस सभा कक्ष में उपस्थित हो, अपने साथ प्रतिनिधि को न लाएं। बैठक के दौरान भागलपुर की नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के साथ साथ सभी वार्डों के पार्षद सभा कक्ष में मौजूद थे। ये आज बैठक हमने वो जो भी स्मार्ट सिटी के तहत जो वार्ड आते हैं उन सारे पार्षदों को मैं बुलाई थी कि आप अपने अपने वार्ड में जो आपका स्मार्ट वार्ड है वो जो कार्य उसमें हो रहा है और जहां कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है तो जहां कार्य हो रहा है उसकी क्वालिटी को देखें और वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। यदि उसमें कुछ भी गलतियां हैं, खामियां हैं तो हम तक पहुंचाएं। और हमने बोला है कि जो स्मार्ट सिटी से काम हो रहा है जिस वार्ड में वहाँ के पार्षदों को भी लिया जाए। उसके लिए एक लेटर हमने बोला कि उसमें डालिए जिसमें कि आप लोग को रखा जाए, जब भी काम उस वार्ड में हो तो आपको उसमें लिया जाए ताकि सुझाव आप ही देंगे कि बेहतर क्या होगा और कैसे होगा। तो यही सब, इन्हीं सब बातों के लिए हमने एक छोटा सा मीटिंग बुलाया था जो भी स्मार्ट वार्ड के पार्षद थे उनके साथ। सम्मान बोर्ड के बैठक के पहले 12 बजे से महापौर महोदया ने 15 वार्ड पार्षदों को स्मार्ट सिटी की योजना के संदर्भ में कौन कौन काम हो रहा है, किस किस वार्ड में हो रहा है, इस संदर्भ में जानकारी लेना चाहिए थी। और उनको आज हम लोग अपने वार्ड में स्मार्ट सिटी की योजना का पूरा विस्तार से जानकारी दिया है। कौन काम होना है और कौन काम अभी धीरे से गति से चल रहा है, इस पर मेयर के संज्ञान में आने के बाद मेयर महोदया ने
स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों को बुलाकर इस पर दबाव बनाकर जल्द काम से शुरू करे और समय पर काम हो जाए, इस पर दबाव बनाने का काम करे। भागलपुर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह को गुरुग्राम के लेमन ट्री होटल में हेल्थ केयर एक्सीलेंस हेतु भारत के महानतम क्रिकेटर सुनील गावस्कर के हाथों प्राइम टाइम ग्लोबल आइकन अवार्ड प्रदान किया गया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह अवार्ड उन्हें बिहार झारखंड में नवजात शिशु के आधुनिकीकरण के लिए दिया गया है। सन 2000 तक पूरे बिहार झारखंड में नवजात शिशु का इलाज सिर्फ ऑक्सीजन से होता था। यदि ऑक्सीजन के बावजूद भी शरीर का ऑक्सीजन पूरा नहीं होता या सांस रुक रहा होता तो फिर उसका बचना तय नहीं था। जबकि ऐसे बच्चों को पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापने के बाद यदि नाक में ऑक्सीजन देने के बावजूद उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं हो रही हो या सांस रुक रहा हो तो उसे कृत्रिम श्वसन मशीन लगाकर बचाया जा सकता है। लेकिन उस समय बिहार और झारखंड कहीं भी इसकी सुविधा नहीं थी। 2001 में बिहार झारखंड में सबसे पहले इसने अस्पताल में इसकी सुविधा उपलब्ध हुई और इसके सहयोग के लिए मॉनिटर ब्लड गैस एनालाइजर भी उपलब्ध कराया गया। इसकी सुविधा पटना और रांची में भी यहाँ के कुछ वर्ष बाद ही हुई। धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ता गया और अब करीब करीब हर जिला अस्पताल में यह सुविधा है। यह अवार्ड पूरे देश से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 50 लोगों को दिया गया है। आज गुड़गांव के लेमन ट्री होटल में मुझे ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया जो प्राइम टाइम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। यह अवार्ड महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के हाथों से दिया गया। इसमें शिक्षा जगत से और चिकित्सा जगत से लोगों को यह अवार्ड दिया गया। मुझे यह इसलिए दिया गया कि मैंने पूरे बिहार झारखंड में न्यूरोलॉजी का यानी नवजात शिशु के इलाज का आधुनिकता लाया। पहले नवजात शिशु का इलाज सिर्फ ऑक्सीजन होता था। यदि ऑक्सीजन से उसका पूरा नहीं होता है, सांस रुकने लगता है, तो उसके आगे की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद बच्चे की मौत निश्चित थी। सबसे पहले 2001 में मैंने न्यूनेटल वेंटिलेटर लाया और ब्लड गैस एनालाइजर लाया और उसके द्वारा बच्चे को, ऐसे भी बच्चे को जिसका सांस में बहुत दिक्कत था या सांस रुकने लगा या रुक गया, उसको भी कई बच्चों को वेंटिलेटर के द्वारा मौत से बाहर निकाला और जिंदा बच गया। यहाँ तक कि 600 ग्राम तक के बच्चे को भी हमने बचाया है। और हमारे वेंटिलेटर लाने के बाद 3 साल बाद बिहार के बड़े शहर जैसे पटना में या रांची में इसको लाया गया। इस तरह से न्यूनेटल क्षेत्र में जो मैंने आधुनिकता लाया तो पायनियर के रूप में हमें यह अवार्ड दिया गया और आज सुनील गावस्कर के हाथ से यह अवार्ड पाकर मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से मैं आज यह अवार्ड पा रहा हूँ, कल कोई और पाए और देश और बिहार इसी तरह से तरक्की करते रहे। धन्यवाद। हंटरवाली आईपीएस होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोतकर का बिहार कैडेट के ही 2003 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव पर अभद्र शब्द व गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भागलपुर के युवा एकजुट होकर विकास वैभव के समर्थन में डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ मुहिम छेड़ दिए हैं। भागलपुर के सैकड़ों युवाओं ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का घेराव किया। प्रदर्शनकारी युवा घंटाघर चौक से पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और विकास वैभव के समर्थन में उन्होंने जवाब मांगा। उनका कहना है कि अभद्र व्यवहार नहीं सहेगा बिहार। भागलपुर के प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि विकास वैभव की छवि एक सभ्य और ईमानदार पुलिस अधिकारी की है। विकास वैभव IIT कानपुर से इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी शालीनता के चर्चे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों और अधिकारियों के बीच भी होती है। डीजी शोभा अहोतकर पर गाली देने का आरोप लगाते हुए इस अधिकारी ने शालीनता नहीं छोड़ी और इज्जत से शब्दों का चयन उन्होंने किया है। भागलपुर के युवाओं ने कहा कि विकास वैभव को इस तरह अपमानित करना कहीं से सही नहीं है। वो एक ईमानदार अधिकारी हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके साथ और डीजी का गाली गलौज कहीं से सही नहीं है। हम लोग हर समय विकास वैभव के साथ खड़े हैं। प्रदर्शनकारी दूसरे युवाओं ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि ऐसे कर्मठ जुझारू अधिकारी विकास वैभव के साथ डीजी के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजी ने बिहार के नाम को लेकर बिहारी कहकर विकास वैभव को अपमानित किया है। यह कहीं से सही नहीं है। अगर उचित जवाब हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। लगभग कुछ दिनों से बिहार के गौरव के खिलाफ जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर उनके खिलाफ जो आवाज उठाया गया है, हम बिहारी को गालियों देके अपमानित किया जाता है, ये बिहार कदाचित नहीं सहेगा। बिहार
पौराणिक समय से ऐतिहासिक धरती रही है और यहाँ पे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। हम लोग बिहार की ये गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे और हमारे जो आईजी साहब है विकास वैभव, उनकी भी अखंडता को हमेशा बनाए हुए रखेंगे, क्योंकि वो एक इतने ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने हम लोगों युवा के लिए इतना कुछ किया है जो शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम सर के साथ खड़े हैं इस मुसीबत की घड़ी में और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि सर एक कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जिन्होंने हम सभी युवाओं को एक ऊंचे मार्गदर्शन पे प्रदर्शित किया है। की बात है कि जो आज घंटाघर चौक पे इस युवाओं की यूथ आई हुई है, मैं बड़े दुख के मीडिया कर्मियों को संबोधित करना चाह रहा हूं कि ये सभी लोग डीआईजी वैभव साहब को सभी लोग यहाँ पे जानते थे जब वो प्रेजेंट थे। आज उनके साथ जो हुआ है, बिहार के हर पदाधिकारी के साथ ऐसा ही होता है। जो होमगार्ड का डीजी है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिन्होंने कि एक अभद्र व्यवहार के साथ और बिहार का वर्ड लेके, स्टेट का नाम लेके ऐसा गाली का व्यवहार किया है जो कि यह उचित नहीं है। उनको अपने दायरे में रह के इस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिहार को, बिहारी के हर पदाधिकारी को इस तरह से गाली गलौज करके जो उन्होंने अपमान किया है, उन्हें ये बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आज इसका युद्ध यहाँ से डीएम का घेराव किया गया है। डीएम साहब को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से आंदोलन मार्च करते हुए डीएम ऑफिस तक जाएंगे। अगर इसका निर्णय नहीं मिला तो लास्ट में हम हाईकोर्ट जाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।